अभी बताइए, शुंग काल हम पढ़ा रहे थे। मौर्य काल में आप लोगों ने पढ़ा है? मौर्य काल के विषय में बताइए कुछ। मौर्य काल में क्या चित्रण हुआ है? मूर्तियां बनी है, चित्र बने हैं, स्तूप बने हैं, क्या बने हैं बताइए। बोलिए भाई। मैंने लिखाया भी है। और सभी लोग शांत। मौर्य काल में हो कि बस आवाज जा रही है? क्यों जया? यस सर, आ रही है आवाज। बोल क्यों नहीं रहे हो? मौर्य काल में स्तूप और स्तंभ, दो चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है? यस सर। स्तंभ और स्तूप, जिसमें लगभग 48,000 स्तूप और स्तंभ बनाए गए हैं। शुंग काल जब प्रारंभ हुआ, शुंग काल ने, पुष्यमित्र ने जब मौर्य वंश का अंत करके राजगद्दी पर बैठा, तो उसने उस प्रथा को आगे बढ़ाया। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का चित्रण हो रहा था। और मौर्य वंश भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। और शुंग सातवाहन काल भी मौर्य धर्म से संबंधित था। इसलिए मौर्य वंश में सिर्फ स्तूप और स्तंभ, दो चीजों का निर्माण कराया गया। लेकिन शुंग सातवाहन काल में स्तूप, स्तंभ और इसके साथ साथ चित्रकला का भी कुछ विकास हुआ। और जो भी स्तंभ, और अशोक के समय में जो स्तंभ बनते थे वो प्लेन और चमकदार पालिश किए हुए रहते थे। और इनके शासनकाल में जो कार्य हुआ है वो नक्काशी युक्त चित्रण किया गया है उसमें। अब आप लोग क्या लिख रहे थे ये बताइए। विशेषताएं सर। क्या? साल भंजिका की सौंदर्य मूर्तियां, ये हो गया। विशेषताएं लिखवाना है। आवाज क्लियर नहीं हो रही है श्रद्धा, पुनः बोलो। सर अब आ रही है आवाज आवाज? आवाज हाँ, अब आ रही है। सर विशेषताएं लिखवाना है मंदिर के बाद। अच्छा, को मौर्य काल के पश्चात सांची स्तूप,
पर शुंग सातवाहन काल में पत्थरों को अलंकृत रूप में काटा गया है। इसकी अपेक्षा हाथी के दांत पर भी नक्काशी के नमूने पर हुई है। सांचे की आकृतियां सांची की आकृतियां काफी गहराई से खोदी गई हैं। जिससे जिससे छाया के कारण अंधेरी पृष्ठभूमि में अंधेरी पृष्ठभूमि में तैरती हुई सी प्रतीत होती हैं। दक्षिण भारत के तीव्र सूर्य के प्रकाश में दक्षिण भारत के तीव्र सूर्य के प्रकाश में ठीक प्रकार से व्यक्त करना और चमकती हुई धूप में आकृतियों को ठीक प्रकार से दिखाने के लिए गहरी एवं छायादार पृष्ठभूमि अपेक्षित है। शैली का स्तर सर हेडिंग है। जी जी अनेक आकृतियों और वर्णनों से पूर्ण
इस शिल्प के पूर्ण होने के लिए या इस शिल्प को पूर्ण करने के लिए अनेक वर्षों तक अनेक शिल्पियों ने कार्य किया। सांची की कलाकृतियां भारतीय शिल्प के सर्वाधिक सर ये वाली लाइन फिर से बोल दीजिए। सांची की कलाकृतियां भारतीय शिल्प के सर्वाधिक सजीव उदाहरणों में से है। क्योंकि कलाकार को यह ज्ञात था कि सर क्योंकि कलाकार को यह ज्ञात था कि उसे क्या और कैसे कार्य करना है। यह सभी बातें क्रमबद्ध रूप से उसके मस्तिष्क में अवस्थित था। सांची की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में तोरण के स्तंभों तथा नीचे की सूची के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए लगाई गई यक्ष मूर्तियां हैं। जिनमें से अब
जिनमें से अब केवल एक ही दाहिनी तरफ की तोरण पर सुरक्षित रह सकी है। यह यक्ष मूर्ति आम्र के वृक्ष की एक शाखा को आम्र के वृक्ष की एक शाखा को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आम्र की एक शाखा को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खड़ी है। जिसके शरीर व अंगों का झुकाव ऐसा ऐसे ललित भंगी को जन्म देता है। ललित भंगी को जन्म देता है जो त्रिभुज के समान खाली स्थान को भरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इस यक्ष सुंदरी के स्पर्श से आम वृक्ष पुष्पित हो उठा है। और उसमें लिपटी हुई यह यक्षी जीवित लता के समान जान पड़ती है। जिसका सौंदर्य उस मिथ्या और माथिक संसार का प्रतिनिधि है।
यह मूर्ति यह मूर्ति आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता और ऐन्द्रिकता आध्यात्मिकता और ऐन्द्रिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। जॉन इरविन ने भी कहा है कि जॉन इरविन ने भी कहा है कि सांची की कला आध्यात्मिकता सांची की कला में आध्यात्मिकता और भौतिकता एक हो गई है। शैलीगत भिन्नता हेडिंग शैलीगत भिन्नता सांची की कला सांची की कला विभिन्नता की परिचायक है। सांची की कला विभिन्नता की परिचायक है जो स्थान स्थान पर उपलब्ध होती है। जैसे दक्षिण सर परिचायिका की बात बता दीजिए। परिचायक है जो स्थान स्थान पर उपलब्ध होती है। जो स्थान स्थान पर उपलब्ध होती है। दक्षिणी तोरण में दृश्यों का अंकन बहुत चपटा है और उभार भी हल्का है। जिससे धूप में आकृतियों को छाया एक दूसरे को ढक लेती है। और इसका प्रभाव बोर्ड पर बने हुए एक चित्र जैसा प्रतीत होता है। इसके विपरीत पश्चिमी तोरण में हाथियों की रचना अधिक सजीव व स्पष्ट है।
हाथियों की रचना अधिक सजीव तथा स्पष्ट है। छाया तथा प्रकाश के विरोध का अंकन, छाया तथा प्रकाश के विरोध का अंकन आकृतियों को खूब गहरा काटकर, आकृतियों को खूब गहरा काटकर बनाया गया है। तथा इसमें बने हुए फूल, पत्तियां तथा इसमें बनी हुई फूल पत्तियां प्राकृतिक आकार की हैं। इस दक्षिणी तोरण में जल का अंकन, जल पानी, जल का अंकन लहरदार रेखाओं के द्वारा, लहरदार रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बने हुए बरगद के वृक्ष, यहाँ पर बने हुए बरगद के वृक्ष भी अत्यंत स्वाभाविक है। सांची की कला में एक ऐसी एकता, सांची की कला में एक ऐसी एकता है एक ऐसी एकता है जो इन आकृतियों के परे, जो इन आकृतियों के परे एक सूक्ष्म सूत्र के रूप में, एक सूक्ष्म सूत्र के रूप में संपूर्ण कला में अनुस्यूत है। संपूर्ण कला में प्रदर्शित है। पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य प्रभाव सांची की कला में
वह शैलीगत भेद अधिकांशतः कलाकारों की वैयक्तिक धारणा और कौशल के कारण सर कौशल अवधारणा और कलाकारों की वैयक्तिक धारणा और कौशल के कारण तो है ही, साथ ही इसकी विविधता के कारण अन्य भी हैं जिसमें रूढ़िवादिता नई विकसित शैली का संपर्क तथा विदेशी प्रभाव भी है। रूढ़वादिता नई विकसित शैली का संपर्क तथा विदेशी प्रभाव भी है। यहाँ के चित्रों में या यहाँ की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। स्थान स्थानांतरण हुआ सर, क्या बोला है? विदेशी प्रभाव के अभिप्राय स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं, या विदेशी प्रभाव स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। जैसे असीरिया के फूल पत्ती जैसी डिजाइन पश्चिमी एशिया जैसे पर वाले राक्षस तथा नरसिंह पश्चिमी एशिया जैसे पर वाले राक्षस तथा नरसिंह नर श्वान आदि काल्पनिक पशु आदि अनेक देशों की संस्कृतियां मिलकर एक हो गई हैं।
फिर भी सांची की कला के फिर भी सांची की कला के सम्मिलित प्रभाव में फिर भी सांची की कला में सम्मिलित प्रभाव के जरा भी विदेशीपन नहीं है। जरा भी विदेशीपन नहीं है। इन सब तत्वों ने इन सब तत्वों ने सांची की कला को पुष्ट करने में सहायता दी है। परिपुष्ट करने में सहायता दी है। इन सभी इन सभी प्रभावों को इन सभी प्रभावों को आत्मसात करके इन सभी प्रभावों को आत्मसात करके सांची की कला एक स्वतंत्र परिष्कृत एवं उत्कृष्ट भारतीय कला हो गई। अब भारहूत स्तूप हेडिंग। सर फरहुत। भारहूत भारहूत ब्रैकेट में लिख लीजिए 185 185 डैश 80 185 डैश 80 ईस्वी पूर्व। शुंगों के शासनकाल में या शुंग सातवाहन के शासनकाल में शुंग सातवाहन के शासनकाल में निर्मित काल में निर्मित मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र भारत है।
दूसरा मुख्य केंद्र भरहुत है। जो मूर्तिकला की दृष्टि से वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भरहुत में सर्वप्रथम सन 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने बड़े बौद्ध स्तूप का अंकन पाया। बड़े बौद्ध स्तूप का अंकन पाया और जनता का ध्यान उस पर आकृष्ट किया। इस स्तूप के टीले पर कनिंघम को इस स्तूप के टीले पर कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई। जिससे यह ज्ञात होता है कि यह स्तूप मौर्य काल में विद्यमान था। और शुंग काल में इसका विकास विस्तार व साज सज्जा आदि हुई। इस स्तूप का अधिकांश भाग इस समय नष्ट हो चुका था। नष्ट हो गया था क्योंकि
इसके आसपास रहने वाले गांव के लोगों ने, इसके आसपास रहने वाले गांव के लोगों ने इसमें से ईंट व पत्थर को निकालकर ले गए थे। पैराग्राफ चेंज। बेनी माधव बरुआ का विचार है कि यह स्तूप तीन विभिन्न कालांतरों में निर्मित किए गए। कालांतरों तीन विभिन्न कालांतरों में निर्मित किए गए, जो मौर्य काल से लेकर लगभग 100 वर्षों के समय तक निर्धारित है। क्योंकि पूर्वी तोरण का निर्माण शुंग शासन काल में धनभूति नामक राजा ने कराया, जिससे यह ज्ञात होता है कि सभी आकृतियां किसी एक समय में नहीं, बल्कि समयांतर में बनी है। मजूमदार, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। मजूमदार ने भी भारहूत के स्तूप के निर्माण के विभिन्न कालक्रमों को अभिलेखों के आधार पर मान्यता दी है। भारहूत के अभिलेख लगभग 185 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 185 ईस्वी पूर्व से लेकर
75 ईस्वी पूर्व तक के अंतर में लिखे गए हैं। पैराग्राफ के भरहुत स्तूप के जो भी भरहुत स्तूप के जो भी वेदिका तथा तोरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हें 1875 ईस्वी में कोलकाता संग्रहालय प्रयाग म्यूनिसिपल संग्रहालय तथा अन्य अवशेष देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित रखवा दिए गए। अब रचना हेडिंग। भरहुत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों से बना हुआ था। इसमें लगे हुए पत्थर लाल रंग चुनार जैसे थे। इसके नीचे का व्यास 68 फीट था। 68 फीट 68 फीट था। आधार के चारों ओर एक ऊंची मेथी बनी हुई थी। मेधी बनी हुई थी, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। तथा सांची की भांति इसमें भी 4 तोरण द्वार थे। तथा वेदिका में आयताकार स्तंभ लगे हुए थे, जो
जो सूचियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे। प्रत्येक पंक्ति में 3 सूचियां थीं जो स्तंभों से जुड़ी हुई थीं। और स्तंभों के ऊपर मुंडेरियों पर उसड़िय आच्छादित थे। सर और स्तंभों के ऊपर स्तंभों से जुड़ी हुई थी। स्तंभों के ऊपर मुंडेरियों पर उसड़िय आच्छादित थे। क्या सर? उसड़िय आच्छादित थे, जिसकी पूरी ऊंचाई या जिसकी संपूर्ण ऊंचाई लगभग 7 फीट 1 इंच थी। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 7 फीट 1 इंच 7 फीट 1 इंच थी। इस वेदिका के प्रत्येक अंश पर बौद्ध कथाओं, यक्ष, देवयोनियों, बेल बूटों का अलंकरण किया गया था। इसके शिखर पर अशोक के स्तंभ के समान इसके शिखर पर अशोक के स्तंभ के समान उल्टे कमल के आकार पर 2 वृषभ तथा 2 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। इसी तोरण यहाँ पर तोरण पर उत्कीर्ण यहाँ के तोरण पर उत्कीर्ण एक अभिलेख से पता चलता है कि इसका निर्माण शुंग काल में हुआ। ठीक है। जी सर। भारभूत की कला की विषय वस्तु। भारभूत की शिल्पकला सर हम्म
सर ये जो मदर ऑफ बुद्धा था, डेथ ऑफ माया की जो स्कल्पचर थी वो किस पे बनी थी? किस काल की है? सर ये शुंग की है। पत्थर पर। शुंग काल सर में कौन? बरहुत स्तूप में थी कि सर ये अमरावती? क्या क्या टॉपिक बताए हो? अरे सर ये डेथ ऑफ माया जो पेंट स्कल्पचर था ना सर, बुद्धा की माता जो थी, हम्म। तो यही सर। माया। यस सर। ख्याल से अमरावती है क्या? जिसपे माता जी को सोते हुए दिखाया गया था, ऊपर अमरावती। हाथी थे। अमरावती में। अमरावती में सर? हम्म। अच्छा सर, ओके। सर आज यहीं तक लिखाइए। आज इतना ही। कल आप कल लिखेंगे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, कल लिखवाएंगे। और थोड़ी देर आप लोग ये जुड़े रहिएगा, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद करते हो उसके बाद फिर